बजट के अलग अलग रूप होते हैं जिसमें रेवेन्यू, बैलेंस, सरप्लस बजट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 12th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 5th चैप्टर में से जो आज हमारा है सरकारी बजट, उसका ये सेकंड टॉपिक आज हम कवर करेंगे। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, सरकारी बजट है। उसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट के प्रकार। अभी हमने बजट के बारे में जो बजट की डेफिनेशन थी, बजट से संबंधित बहुत चीजों को हमने जाना। सरकार का बजट कैसे तैयार होता है, कब से कब तक का टाइमिंग रहता है, बजट किस प्रकार से कर किस प्रकार से लगाए जाते हैं, बजट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कहाँ कहाँ पे व्यय किया जाता है, कहाँ से सरकार को आय प्राप्त होती है, ये सब कुछ हमने लास्ट टॉपिक में देखा था। अब इसमें हम राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और इसमें प्राथमिक घाटा के बारे में हम देख रहे हैं। तो देखिए, बजट के प्रकार। संतुलित बजट जो है, बैलेंस्ड बजट, जब सरकार की कुल प्राप्तियां और कुल व्यय बराबर हो, तो न मतलब ना घाटा हो और ना अधिशेष। अधिशेष मतलब ना ज्यादा, ना ही उसको घाटा हो और ना ही उसको बहुत ज्यादा मिले। तो यहाँ पे जो होता है संतुलित बजट माना जाता है ना। यहाँ पे जो बजट का बैलेंस होता है, यहाँ पे बजट जो होता है कैसा माना जाता है, संतुलित। वहां पे ना घाटा हो रहा है ना ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ना सरकार को कुल प्राप्तियां मिल रही हैं और ना ही उसकी बहुत ज्यादा व्यय हो रहा है। ठीक है, मतलब जितना प्राप्त हो रहा है उतना व्यय हो रहा है, तो ना ज्यादा कम है और ना ही ज्यादा है। अधिशेष बजट। सरप्लस बजट में जब सरकार की कुल प्राप्तियां कुल व्यय से अधिक होती हैं, जहां पे सरकार की जो प्राप्तियां होती हैं, जो सरकार को मिलता है, जो सरकार को प्राप्त होता है, वो व्यय करने से अधिक होता है। ठीक है, मतलब जब सरकार जितना खर्चा कर रही है उससे ज्यादा उसे आय प्राप्त हो रही है, उससे ज्यादा उसे मिल रहा है, तो वहां पे अधिशेष की स्थिति पैदा होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि व्यय से ज्यादा क्या होता है, आय होता है ना। इसलिए ऐसा यहाँ पे व्यय से ज्यादा क्या है, आय है। ठीक है, यहाँ पे ना घाटा है ना अधिशेष। घाटे का बजट देखिए, यहाँ पे एक संतुलित बजट हो गया, एक यहाँ पे अधिशेष बजट हो गया, बैलेंस, सरप्लस। अब यहाँ पे जो होगा इसमें है जो घाटे का बजट, जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। अब घाटे का बजट कब होता है, इसको हमने लास्ट टॉपिक में भी थोड़ा सा देखा था कि जब सरकार का कुल व्यय, जो सरकार का व्यय है, वो जो खर्च करती है वो ज्यादा होता है और उसको मिलता कम है। उसकी जो प्राप्तियां होती है वो कैसी होती है, कम होती है। वो जितना मतलब उसने खर्च किया है उससे उसको कम ही मिला है, जितने उसको आय मिल रही है उससे डबल उसका खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे घाटे का बजट होने लगता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि भाई आपका जितना इनकम है और आपसे उससे ज्यादा आपके खर्चे आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप घाटे में चले आएंगे। और ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, ये स्थिति ऐसी कब पैदा होती है, ये भी हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि मान लीजिए अचानक से कोई आपके घर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका बजट गड़बड़ हो जाता है। कोई बीमार हो गया, कहीं कोई फीस आ गई अचानक से देने को, कहीं हमें जाना है, अचानक हमें जरूरी काम गया। इसी प्रकार सरकार का बजट भी कब घाटे में जाता है, जब सरकार के पास ऐसी कोई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में सरकार का जो बजट है वो घाटे में चला जाता है। स्थिति यहाँ पे होती है व्यय ज्यादा हो रहा है आय से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यय आय से ज्यादा हो रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और आय कम मिल रही है। अक्सर विकासशील देशों में देखा गया है, क्योंकि सरकार को विकास कार्यों पर अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसी स्थिति अक्सर विकासशील देशों में देखा गया है ना, जहां पे सरकार को विकास कार्यों में ही ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, राजस्व घाटे का अर्थ क्या होता है, जब सरकार का राजस्व व्यय जो है, रेवेन्यू है, उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, तो इस असमानता को राजस्व घाटा कहा जाता है। जब सरकार का जो राजस्व व्यय है वो राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, तो इसे ये असमानता को राजस्व व्यय। भाई असमानता क्यों बोला गया इसको, कि भाई यहाँ पे समान रूप से है ही नहीं कि जितना व्यय हो रहा है उतना उसको आय प्राप्त हो रही है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें आय ज्यादा प्राप्त हो रही है, ऐसा भी नहीं। यहाँ पे ऐसा है कि उसकी राजस्व जो प्राप्तियां हैं, प्राप्तियों से अधिक उसको प्राप्तियों से अधिक है,
उसका व्यय हो रहा है, मतलब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए वो घाटे में जा रहा है, उतना उसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्व घाटा इसको कहेंगे। अगर हम एक सरल शब्दों में इसको और समझें तो सरकार अपनी रोजमर्रा की आय जैसे कर, शुल्क, ब्याज, लाभांश से अपने रोजमर्रा का खर्चा जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी आदि पूरा नहीं कर पाती है। जैसे सरकार को मान लीजिए कर लगाती है ना, शुल्क कर लगाई, सीमा शुल्क लगाती है, बाहर जो हम सामान ले जाते हैं उस पर शुल्क लगाती है, कर लेती है लोगों से, ब्याज है, लाभांश है, इनसे जो रोजमर्रा का खर्चा है वो वेतन और पेंशन, ब्याज भुगतान भी तो करती है सरकार, सब्सिडी भी तो दे रही है तो जनता को, ठीक है, पेंशन भी दे रही है, वेतन भी दे रही है, ब्याज, तो ये सब पूरा नहीं कर पाती है। ठीक है, सो राजस्व जो इसका एक फॉर्मूला है वो है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, है ना, राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर दें। ठीक है, तो इसका ये सूत्र है राजस्व घाटे का, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर राजस्व घाटे को दो रूपों से हम समझ सकते हैं। देखिए, एक क्या है, राजस्व घाटा है और राजस्व प्राथमिक घाटा है। ठीक है, तो केवल यह बताता है कि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, ये व्यय क्या है, ज्यादा है, किससे, राजस्व प्राप्तियों से। यह सरकार की आर्थिक असंतुलन की स्थिति को दर्शाता है। अब घाटे से सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उसके असंतुलन का पता चलता है कि भाई यहाँ पे सरकार का व्यय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मतलब सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी असंतुलित मानी जाएगी। यहाँ पे राजस्व प्राथमिक घाटा, प्राइमरी रेवेन्यू जो है, जब राजस्व घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है, जो राजस्व घाटा है उसमें से क्या करते हैं, ब्याज भुगतान को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा दिया जाता है, तो उससे प्राथमिक राजस्व घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक राजस्व घाटा। अब महत्व क्या है कि राजस्व घाटा यह दिखाता है कि सरकार अपने सामान्य रेवेन्यू खर्चे के लिए भी कर्ज ले रही है, जिससे भविष्य में वित्तीय बोझ बढ़ता है। राजस्व स्थिति कैसे उत्पन्न होगी, यहाँ पे देखें कि राजस्व घाटा यह दिखाता है कि सरकार अपने सामान्य रेवेन्यू खर्चों के लिए भी क्या करती, कर्ज लेती है। सामान्य जो उसके खर्चे होते हैं दैनिक जो हमने बताए, उसके लिए भी सरकार क्या करती, कर्जा लेती है, जिससे भविष्य में जो वित्तीय बोझ है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब भाई कर्जा लेती है तो कर्ज के तले वो दब जाती है, उसके ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब राजस्व घाटे के अलग अलग प्रकार नहीं होते, जैसे राजकोषीय जो घाटा है यह प्राथमिक घाटा में ही होते हैं। राजकोषीय घाटा जो है प्राथमिक घाटे में ही माने जाते हैं। राजस्व घाटा अपने आप में एक अलग प्रकार का घाटा है, लेकिन बजट में घाटे के मुख्य प्रकार भी होते हैं। जैसे घाटे के प्रकार में राजस्व घाटा है व्यय कुल प्राप्तियां, है ना, घाटा कुल ऋण की आवश्यकता जो दर्शाता है, प्राथमिक घाटा हो गया। राजस्व घाटा जब राजस्व व्यय से प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह राजकोषीय घाटा हो जाता है। ठीक है, सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियां ऋण प्राथमिक घाटा जो है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान हो गया। ठीक है, राजकोषीय घाटा कुल ऋण की आवश्यकता को दर्शाता है। सकल प्राथमिक घाटा जो है ग्रॉस प्राइमरी, तो ये किसको दर्शाता है, प्राथमिक घाटा प्लस ऋण सेवा। इसमें क्या है, प्राथमिक घाटा जो है वो प्लस ऋण सेवा भी इसमें ऐड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि जो व्यय राजस्व प्राप्तियां जो है व्यय से राजस्व प्राप्ति से व्यय जो है वो ज्यादा है। राजकोषीय घाटा में सरकार का जो कुल व्यय होता है कुल प्राप्तियों में माइनस कर देते हैं ऋण, तो प्राथमिक घाटा में क्या होता है, राजकोषीय घाटा में माइनस कर देते हैं ब्याज भुगतान। ठीक है, अब राजकोषीय जो घाटा है उसकी कुल ऋण की आवश्यकता को दर्शाता है कि ऋण कितना है, कुल कितना ऋण है, ये इसको दर्शाता है। ठीक है, सकल प्राथमिक घाटा में हम क्या करते हैं कि प्राथमिक घाटा और ऋण सेवा को प्लस कर देते हैं। अब राजकोषीय घाटा जो है अब जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों ऋण को छोड़कर से अधिक हो जाता है, इसे अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। मतलब जो कुल प्राप्तियां हैं ऋण को छोड़कर, ऋण जो है उनको अलग कर दीजिए आप, उससे तो अधिक होता है, तो कुल व्यय जो है उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होता है ऋण को छोड़कर, तो इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, जो उसने ऋण दिए उसको छोड़कर। परिभाषा, राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजी प्राप्तियां माइनस ऋण या उधारी जो दिया है। सरल भाषा में यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितनी उधारी लेनी पड़ेगी, सरकार कितना उधार ले रही है, कितना ऋण ले रही है, यह दर्शाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजी प्राप्तियां, और उसमें जो माइनस कर दिया हमने ऋण और उधारी। सरल भाषा में यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितनी उधारी लेनी पड़ती है ना। अब सरकार ये पहले देखती है भाई कि सरकार के कितने खर्चे हो गए, कितने माइनस में चली गई है,
और उसको कितना उधारी की जरूरत है, कितना उसको ऋण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो हमें दर्शा रहा है, तो ये यही हमने जो इसको फॉर्मूला लिखा है, हमें ये बताता है कि सरकार को इससे ये अंदाजा लगाना है कि भाई उसको कितने ऋण की जरूरत है। भाई आप मान लीजिए कि आपको जैसे भी मैंने बोला कि भाई आपकी इनकम 20,000 है और आपके खर्चे 30 हो गए, 35 हो गए या 40। अब आपके खर्चे कितने एक्स्ट्रा निकल गए, आपको कितना उधारी लेना है, ये तो कुछ होगा ना कि भाई कुछ ऐसा ही ले लेंगे अनलिमिटेड, कुछ आपका एक हिसाब होगा कि भाई हमें इतना उधारी की हमें जरूरत पड़ेगी, हम इतना पहले पैसे हम उधार ले लेंगे, ऋण ले लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसी प्रकार सरकार को भी करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कुल व्यय बराबर 1200 करोड़, कुल की प्राप्तियां ऋण को छोड़कर, जो ऋण है उनको छोड़कर 900 करोड़ राजकोषीय घाटा। 1200 करोड़ कुल प्राप्तियां, 900 करोड़ राजकोषीय घाटा बराबर 1200 माइनस 900 में हमने 1200 में हमने माइनस 900 कर दिए, तो कितना हो गया 300 करोड़। कितना हो गया 300 करोड़। अब महत्व ये सरकार की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। अधिक राजकोषीय घाटा मतलब सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ेगा। यह देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति और विकास दर को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे सरकार लीजिए, मान लीजिए 1200 करोड़ उसको कुल प्राप्तियां हुई है, कुल प्राप्ति कितने हो 1200 करोड़। अब ऋण को यहाँ पे हमने छोड़ा है अभी, उसके बाद हम 900 करोड़ राजकोषीय घाटा, उसको घाटा कितना हो रहा है 900 करोड़। अब 1200 करोड़ में आपने 900 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 300 करोड़। ठीक है, तो 300 करोड़ ये जो हो गया, तो अब सरकार की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ये वित्तीय स्थिति को दर्शा रहा है कि सरकार को कितना जरूरत पड़ेगी। अधिक राजकोषीय घाटा, अगर अधिक सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा है तो उसको अधिक ऋण लेना पड़ेगा। यह देश की अर्थव्यवस्था जो हमारे है और मुद्रास्फीति जो है ना, और विकास दर को भी प्रभावित करती है। हमारे देश की मुद्रास्फीति और विकास दर को भी प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति को भी सरकार को कंट्रोल करना पड़ता है और विकास दर को भी ये प्रभावित करती है। तो हमारे भैया देश में अगर घाटा हो रहा है, हमारा बजट बहुत घाटे में जा रहा है, तो ये हमारे देश के विकास को तो प्रभावित करेगा ही, और मुद्रास्फीति को भी प्रभावित करता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। प्राथमिक घाटा, हर घाटा, यह घाटा राजकोषीय घाटा से सरकार के ब्याज भुगतान को घटाकर निकाला जाता है। अब प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाता है कि राजकोषीय घाटा जो है से सरकार का जो ब्याज भुगतान है, सरकार ने जो ब्याज भुगतान किए को घटाकर उसको निकाला जाता है। ठीक है, जैसे प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, प्राथमिक घाटा है, इसमें हमने बराबर कितना हो गया राजकोषीय घाटा, और इसमें हम माइनस क्या कर दिए ब्याज का भुगतान। अगर आप सरल शब्दों में देखें तो यह हमें बताता है कि अगर सरकार को ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी ना होती, अगर सरकार को ब्याज ना चुकाना पड़ता तो उसका घाटा कितना होता, यानी सरकार का वास्तविक उधारी बोझ कितना है। मतलब कि सरकार वास्तव में कितना उधार चुका रही है, वास्तव में वो कितना उधार के नीचे दबी हुई है, तो वास्तविक उधारी का बोझ उस पर कितना ज्यादा है यह दर्शाता है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि राजकोषीय घाटा बराबर 500 करोड़ ब्याज। ठीक है, अब ब्याज भुगतान बराबर 200 करोड़। प्राथमिक घाटा कितना होगा बराबर 500 में हमने माइनस 200 को 500 में माइनस 200 कर दिया, 200 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे उसमें भी माइनस 300 करोड़। अब यहाँ पे आपने 200 करोड़ को माइनस कर दिया 200, तो कितना बचा 300। 500 में हमने 200 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 300 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सूत्र रखा है, फॉर्मूला रखा, राजकोषीय घाटा बराबर ब्याज भुगतान, तो इसमें हमने क्या किया कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा है उसमें हमने ब्याज जो भुगतान है उसको माइनस कर दिया है। ब्याज यहाँ पे देखिए आपकी राजकोषीय घाटा बराबर 500 करोड़ ब्याज भुगतान बराबर माइनस 200 करोड़ प्राथमिक घाटा, तो 500 में से माइनस कर दिया हमने 200, तो कितना हो गया 300 करोड़ बचा यहाँ पे। अब महत्व सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। अब सरकार की जो वर्तमान करंट में स्थिति क्या है, वो कितना बोझ के तले दबी हुई है, कितना उसको उधारी उसने लिए है, कितना उसको ऋण चुकाना है, ये दर्शाता है। अगर प्राथमिक घाटा बराबर 0 तो इसका अर्थ है कि सरकार सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए उधार ले रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्राथमिक घाटा उसका 0 है ना, तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि सरकार
ऋण जो ले रही है वो सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए ले रही है, जो उसने ऋण लेते जो ब्याज चुकाना है उसको, उसके लिए ले रही है। ठीक, अगर प्राथमिक घाटा अधिक है, यहाँ पे आपने देखा कि जीरो, मतलब ये जीरो है, यहाँ पे देखिए कि प्राथमिक घाटा अगर अधिक है तो सरकार अपने वास्तविक खर्चों को पूरा करने के लिए उधारी लेती है। अब यहाँ पे जो दो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार उधारी किस लिए ले रही है। तो अगर देखिए प्राथमिक घाटा उसको जीरो है तो इसका अर्थ है कि सिर्फ सरकार उसको सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए ऋण ले रही है। लेकिन मान लीजिए कि अगर प्राथमिक घाटा उसका अधिक है तो वो ये दर्शाता है कि सरकार के जो वास्तविक खर्चे हैं उनके लिए वो ऋण ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो कंडीशन है वो अलग अलग है। अब राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो 2003 है, अब वस्तु एवं सेवा कर जो लगाया गया उसके बारे में हम यहाँ पे अब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसका पहले थोड़ा हम परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारत सरकार ने अधिनियम 2003 में लागू किया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको ये बताना पड़ेगा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया। बजट प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया, किस सन में, तो कब लागू किया गया था, 2003 में। उद्देश्य क्या था इसका, सरकार, भाई हर काम के पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है, कोई भी कार्य सरकार करती है उसके पीछे एक उद्देश्य को लेकर ही करती है। सरकार के घाटे, अब इसका उद्देश्य ये था कि सरकार के जो घाटे हैं और सार्वजनिक जो ऋण लिया गया है उन पर नियंत्रण, सार्वजनिक जो ऋण है उन पर नियंत्रण और सरकार के घाटे जो हैं उन पर, इससे सरकार के वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करना और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना। इसका उद्देश्य था कि जो सरकार की वित्तीय अनुशासन, उनको वित्त संबंधी अनुशासित करना, एक डिसिप्लिन में रखना और सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। ठीक है, बहुत घाटे में ना जाए, वो स्थिर हो जाए। सरकार के जो वित्तीय वो है अनुशासन, वित्त संबंधी चीजों को डिसिप्लिन में रखना और सुनिश्चित करना कि जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो स्थिर बनी रहे। मुख्य उद्देश्य जो इसका ये था कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, सरकार की उधारी की सीमा तय करना, सरकार जो उधारी लेती है उसकी एक सीमा को तय कर देना कि भाई सरकार अनलिमिटेड उधारी लेगी तो फिर उसको तो बहुत ज्यादा ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, तो उसके एक उधारी की सीमा को तय कर देना। राजस्व घाटे को खत्म करना ताकि सामान्य खर्चे उधारी से ना पूरे किए जाए। राजस्व जो घाटा है उसको खत्म कर देना जिससे जो सामान्य खर्चे हैं उधारी से ना पूरा किया जाए, उधारी ना लेना पड़े। भाई आप देखिए कि अगर आप अपने घर में आपके पेरेंट्स अगर उधार लेते हैं पैसा तो वो ऋण के नीचे दबे ही रहते हैं, फिर उधार लिया तो वो उधारी उनका चलता रहता है, फिर वो एक बोझ के नीचे दब जाते हैं। फिर है ऋण बोझ का कम करना ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर बोझ ना पड़े। ऋण कम से कम लेना, ऋण के बोझ को कम करना जिससे जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, नई जनरेशन है जो, उनके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। वित्तीय पारदर्शिता, वित्त संबंधी पारदर्शिता होनी चाहिए। बजट संबंधी जानकारी जनता के सामने स्पष्ट रखना। पारदर्शिता का मतलब ये है कि सब चीज एकदम पारदर्शी हो, खुला हो, जनता को इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए कि बजट संबंधी जितनी भी जानकारी हो जनता को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए स्पष्ट रूप से। अब मुख्य प्रावधान क्या है, मेन प्रोविजन इसमें क्या है, राजस्व घाटा जो रेवेन्यू है को जीरो पर लाना, धीरे धीरे खत्म करना। राजस्व घाटा को क्या करना कि उसको जीरो पर लाना। ठीक है, राजस्व घाटा को जीरो पर लाना, राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 3% तक सीमित कर देना। ठीक है, जो जितना जीडीपी है उसके 3% तक उसको सीमित रख देना कि यहीं तक उसकी एक लिमिट बना देना। सरकार को हर साल मध्यावधि में राजकोषीय नीति वक्तव्य संसद में प्रस्तुत करना होगा। सरकार को देखिए राजकोषीय नीति जो वक्तव्य है एक पूरी ये स्टेटमेंट संसद के सामने रखना होता है, प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, अब जब हमारी संसद चलती है, आपने देखा होगा टीवी पे देखा होगा कि जब संसद चलती है वित्त मंत्री बजट तैयार करते हैं, है ना, तो किस प्रकार से बजट तैयार किया जाता है। वहाँ पे वित्त मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री सभी संसद में उपस्थित होते हैं और उनके सामने ये सारी चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, केंद्र सरकार पर यह दायित्व है कि वह अत्यधिक उधारी ना ले और ऋण पर नियंत्रण रखे। अब केंद्र सरकार पर एक जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका ये दायित्व बनता है कि सरकार अधिक उधारी ना ले, एक नियंत्रण में रहकर ही उधारी ले, जितना जरूरत हो उतना ही ऋण ले, बहुत अनावश्यक ऋण ना ले जिससे कि ऋण के नीचे वो ऋण के बोझ के तले वो दब ना जाए और ऋण से उभर ना पाए, पूरी फिर क्या है अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा जाती। इसलिए उतना ही उधारी ले जितना
जरूरत हो या फिर कम से कम उधार लेने की कोशिश करें, जिससे ऋण का भार ज्यादा ना पड़े। किसी भी प्रकार के ऋण, गारंटी और दायित्व को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करना, कि सार्वजनिक सभी जनता को भी पता होना चाहिए कि कितना ऋण लिया गया, क्या है क्या चीज, तो इसको पारदर्शी रखना चाहिए। अब जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के बारे में आप सबने सुना है। जीएसटी अभी देखें आप, सभी सेवाओं पे लग रहा है, सभी वस्तुओं पे जीएसटी लगकर ही आ रहा है। तो परिचय, जीएसटी का पूरा नाम हम देख लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। हिंदी में इसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, इंग्लिश में अगर हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में हमने बात की कि एक ऐसा टैक्स है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कर है। तो ये आपको रखना है याद कि भाई प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। ये कर हम देते हैं लेकिन हम इनडायरेक्ट रूप से देते हैं, हम डायरेक्ट सरकार को नहीं देते, हमसे लिया तो जाता है, हमसे व्यापारी लेता है, जो सेवा दे रहे हैं वो लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में लेते हैं, भुगतान वो करते हैं लेकिन लेते हैं हमसे हैं। अब जिसे 1 जुलाई अब इसे लागू किया गया, देखिए पहले तो जीएसटी लागू हुआ नहीं था, इसे हमारे प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू कर दिया था। तो जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि देश भर में एक समान कर प्रणाली लागू करना और एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा को साकार करना, मतलब कि सब जगह एक तरह की कर प्रणाली को लागू करना। ठीक है, चाहे वो एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार, एक राष्ट्र में एक ही कर हो, एक बाजार हो, जीएसटी सब पर जितना लगना है तो उतना लगना ही है, जो निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, जीएसटी से पहले वस्तुओं और सेवाओं पर कई तरह के कर लगते थे। ठीक है, देखिए जीएसटी जब नहीं लगा था उसके पहले भी वस्तुओं और सेवाओं पर बहुत सारे कर लगते थे। सेवाएं जो आप लेते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, यातायात सेवाएं ले रहे हैं, बहुत सी सेवाएं जो ले रहे हैं उनकी बात होती है। वस्तुएं जो आप यूज करते हैं, जिनका उपभोग करते हैं, वो है। तो इस तरह के कर लगते थे। उत्पाद शुल्क लगता था पहले, एक्सेस ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स, बिक्री कर, वैट कर, प्रवेश कर, एंट्री टैक्स, मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सबको मिलाकर एक ही कर जीएसटी बना दिया गया। देखिए पहले क्या था कि हर तरह के कर अलग अलग लगते थे। उत्पाद शुल्क लगता था, सेवा शुल्क लगता था, बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर, एंट्री टैक्स है ना, प्रवेश कर जिसको इंग्लिश में एंट्री टैक्स कहते हैं, मनोरंजन कर जो है, जो आप सिनेमाघरों में जाते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, सबका लिया जाता था शुल्क। लेकिन अब इसको सबको मिलाकर एक कर दिया गया, जिसको जीएसटी बना दिया गया, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। ठीक है, हर जगह एक ही कर लगेगा और वो होगा जीएसटी, और जिसका मूल्य मतलब पूरा निर्धारित है कि किस पे कितना जीएसटी लगना है। संशोधन वर्ष जो है 2012 और बाद में इसमें संशोधन किए गए। संशोधित लक्ष्य राजकोषीय घाटा 3%। देखिए पहले जो कर लगते थे, जब उसको संशोधित किया गया, उस यहाँ पे उसको दिखाया गया है 3%। जीडीपी के अनुपात में सकल सरकारी ऋण 40% जीडीपी के अनुपात में। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा 3% था, जीडीपी के अनुपात में सकल जो सरकारी ऋण था वो 40% था। महत्व, इसमें सरकार के खर्चों पर अनुशासन बना दिया। इसमें सरकार के खर्चों पर जो है एक अनुशासन बना दिया, अनुशासित हो गया। सरकार के खर्चे कैसे हो गए? अनुशासित हो गए। उधारी पर नियंत्रण से मुद्रास्फीति में कम हो गई। जो उधारी लेते थी सरकार, उस पर नियंत्रण हो गया, उससे मुद्रास्फीति भी कम हो गई। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता आ गई। अब वित्तीय जो संबंधी प्रबंधन है उसमें भी क्या पारदर्शिता आ गई, जनता के सामने भी स्पष्ट रूप से सारी चीजें रख दी गई। जनता भी इससे इस जानकारी से अवगत हो गई, उसको अवगत कराया गया और उसके सामने सारी चीजें स्पष्ट रूप से जनता के सामने, मतलब पारदर्शिता होना, जनता भी सारी चीजों के बारे में जानती है। ठीक है, उधारी पर नियंत्रण हो गया, मुद्रास्फीति जो होती थी है ना, तो वो कम हो गई। अब इसमें सरकार के खर्चों पर भी अनुशासन बना देगा। सरकार जो अनावश्यक खर्चे कर रही है, ये यहाँ वहाँ ये सब कुछ, और ऋण ले रही है फालतू के, तो वो सब अनुशासित हो गए, एक नियंत्रण हो गया उन पर। फिर है जीएसटी के प्रकार। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर। स्टेट जीएसटी एक राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर है। देखिए राज्य सरकार सब जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य जो है, वहां पे सरकार जो कर वसूलती है, एक वो हो गया। ठीक है, अब अगर वस्तु सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाती है तो यह कर लगता है। अब देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य की बात हो रही है यहाँ पे, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम वस्तुओं को बेच रहे हैं या सेवाएं दे रहे हैं, तो
इस पर भी कर लगेगा, इस पर भी जीएसटी लगेगा। केंद्र वसूली करता है और फिर राज्य को बांटता है। अब वसूल कौन करता है? केंद्र करता है, और बांटता किसको है? राज्य को बांटता है फिर। ठीक है। जीएसटी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। एक समान दरें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर नहीं है। एक समान दर फिक्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके शुल्क जो है ये निर्धारित है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। करों का सरलीकरण, दर्जनों अप्रत्यक्ष कर खत्म हो गए और एक कर को निर्धारित कर दिया गया कि सब जगह एक ही कर, एक राष्ट्र एक बाजार, है ना, ऐसा। कर चोरी पर नियंत्रण, सब लेन देन ऑनलाइन और पारदर्शिता है। जनता के सामने भी सब पारदर्शी है, सब खुला हुआ है, जनता भी सब जानती है, कोई चोरी वाली बात ही नहीं है इसमें। तो जो कर्ज की चोरी होती थी उस पर नियंत्रण पाया गया, उस पर कंट्रोल किया गया। सब लेन देन ऑनलाइन हो रहा है और सभी इसमें पारदर्शिता है, मतलब सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, सब इसके बारे में जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है। के फायदे क्या है? एक देश एक बाजार एक कर। अब इसके फायदे क्या है कि एक देश है, एक बाजार है, एक कर है, क्योंकि एक ही कर लागू कर दिया गया, सब जगह अलग अलग कर की जगह एक जीएसटी कर लागू कर दिया। और व्यापार करना आसान हो गया, इससे उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं मिली, क्योंकि करों का दोहरा प्रभाव हुआ खत्म। दोहरा प्रभाव जो था वो खत्म हो गया, कर की चोरी खत्म हो गई, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं मिलने लगी। जीएसटी एक फिक्स है, उतना जीएसटी देना है, मतलब देना है। सरकार की कर संग्रह की क्षमता बढ़ी, इसमें कर करने का जो संग्रह है, जो उसकी सरकार की भी क्षमता बढ़ गई, उसको संरक्षित करने का, उसको संग्रह करने का, उसको इकट्ठा करने का। जीएसटी की चुनौतियां, छोटे व्यापारियों को शुरू में कठिनाई हुई। अब देखिए, छोटे छोटे जो व्यापारी, उनको जीएसटी जब लागू हुआ तो वाकई में परेशानी तो हुई, सभी को परेशानी। जब भी कोई नई नीति लागू होती है तो सबको परेशानी होती। नोटबंदी हुई तो सबको शुरू में परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो जब जीएसटी लागू होता तो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, छोटी छोटी जो दुकानें चला रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। तकनीकी दिक्कतें, ऑनलाइन रिटर्न भरना, थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात हो गई। अभी तो ऑनलाइन बिल्कुल इजी हो गया है सबके लिए, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये सब चीजें आई थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। दरें कई बार बदली गई, जिससे भ्रम हुआ। कई बार दरें चेंज की गई, जितनी दर रखी गई थी उनको थोड़ा बढ़ाया घटाया गया, तो इससे भी थोड़ा सा भ्रमित हुए लोग, थोड़ा कंफ्यूज हुए। तो ये जीएसटी की कुछ चुनौतियां थी। तो जीएसटी की कुछ चुनौतियां थी जिनका सामना लोगों को करना पड़ा। बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं थी, पर थोड़ी छोटी मोटी चुनौतियां थी। तो जब भी कोई नई चीज लागू होती है, कोई नए नियम बनाए जाते हैं, कोई नई कार्य योजना बनाई जाती है, कोई नई योजनाओं का निर्माण होता है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में चीजें कठिन होती हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाती है धीरे धीरे। और वो जनता के अच्छे के लिए बनाई जाती है, सरकार के अच्छे के लिए भी होती है, देश के विकास के लिए ही भी ऐसी चीजें लागू की जाती है, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चले और देश का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास हो सके। देश की जनता जो है वो, उसका विकास हो सके, उनको नए नए अवसर मिल सके और सारी चीजें उनके लिए भी अच्छी हो सके। तो अर्थव्यवस्था को किस तरह से हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, तो हमने इसमें पूरे चैप्टर में हमने बजट के बारे में देखा कि बजट क्या है, सरकार का बजट क्या होता है, सरकार किस प्रकार के घाटे का बजट का सामना करती है, सरकार बजट के कितने प्रकार होते हैं, बजट किस प्रकार से सरकार तय करती है और क्या समयावधि होती है, वार्षिक जो एक कार्य योजना बनाती है, किस प्रकार से उसका विवरण संसद में रखती है पूरा, है ना, वार्षिक योजना, वार्षिक पत्र जो है वो तैयार करके रखती है, किस प्रकार से शुल्क लगाए जाते हैं, किस प्रकार से कर लगाए जाते हैं, डायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट कर, और जो पहले जो छोटे मोटे कर थे सबको मिलाकर एक कर बना दिया गया, वो हो गया जीएसटी। तो इस प्रकार से हमने बजट के बारे में इस चैप्टर में समझा। तो आज ये हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। सरकार के 3 तरह के बजट देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। सरकार की नीति, इनकम और व्यय पर ये निर्भर करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।